नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर इनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने आदरणीय भारतीय अवाम से ये हम विनम्र अर्ज करना चाहेंगे कि ये जो कि कई एपिसोडों के माध्यम से बताया गया है कि भारतीय अवाम ताकत दल ने इस मुल्क की दूसरी आज़ादी और वास्तविक आज़ादी की जंग छड़ी हुई है और इस जंग में हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन का शामिल होना बहुत जरूरी है। और ये आज़ादी किससे है? हमारे देश के जो काले अंग्रेज हैं इनसे आज़ादी। ये काले अंग्रेज कौन हैं? जो कि जाति, संप्रदाय, भाषा, प्रांत इत्यादि खतरनाक हथियारों से यानी इस देश की एकता को खंडित करने के लिए और उसी आधार पर और उसी जहर के आधार पर और सत्ता हथियाने की साजिश और सिस्टम पर काबिज होने की साजिश कर रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क भारतवर्ष के उन अंग्रेजों से भी अधिक खतरनाक है। हालांकि इन लोगों ने उसी सफ़ेद अंग्रेजों से जिनको हमारे परमादरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू इत्यादि की कुर्बानी और शहादत के कारण जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया, हंसते हंसते प्राण गंवाए, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और इस प्रकार इन्होंने इस मुल्क को और हमको आपको इन सफ़ेद अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह
जो उन्होंने अपनी किताब लिखी थी कि मैं नास्तिक क्यों बना, व्हाई आई एम एथीस्ट, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि हम सभी अपनी कुर्बानी दे करके, अपनी जान दे करके इन सफ़ेद अंग्रेज़ों को तो भगा देंगे, लेकिन उन्हीं से शिक्षा दीक्षा पाए हुए भगा दें, लेकिन उन्हीं सफ़ेद अंग्रेज़ों से शिक्षा दीक्षा पाए हुए और उन अंग्रेज़ों से भी से बहुत ही अधिक खतरनाक इस देश के जो अंग्रेज हुए हैं, काले अंग्रेज, इनको भगाने की जिम्मेदारी हम आप पर छोड़कर इस दुनिया से जा रहे हैं। भारतीय अवाम ताकत दल ने शहीद आजम भगत सिंह के उसी आदेश को अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों में उसका संचार कर रहा है कि इन काले अंग्रेजों को जिस प्रकार से हमारे इन अमर शहीद राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारियों ने अपनी जान देकर भगाया था, इन काले अंग्रेजों की भगाने की जिम्मेदारी अब हमारी आपकी है और उनके आदेशों को, उनके शहीद आजम भगत सिंह के आदर्शों को पूरा करके दूसरी और वास्तविक आज़ादी हासिल करनी है। और कहना यह बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एकाध कुछ अपवादों को ही छोड़ करके हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है, वह तन से तो आज़ाद जरूर हो गई है, लेकिन मानसिक गुलामी के दलदल में अभी भी फंसी हुई है और उसी मानसिक गुलामी के चलते उसको पहचान नहीं हो रही है कि ये हमारे देश के काले अंग्रेज हैं, जो कि उन सफ़ेद अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक हैं, जो कि जाति धर्म या जाति पंथ संप्रदाय भाषा प्रांत के आधार पर इस भारतीय समाज को और इस भारत को छिन्न भिन्न करने में दिन रात लगे हुए हैं और उसी के जरिए और सत्ता हथियाने की साजिश कर सत्ता और सिस्टम पर काबिज होने की साजिश कर रहे हैं। तो उस मानसिक गुलामी से निकलने की जिम्मेदारी अब हमारे भारतीय भाई बहनों की है। तो इस संबंध में हम अपने एक बहुत बड़े दार्शनिक और बहुत बड़े विद्वान, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी में एक उदाहरण के द्वारा हम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को निवेदन करना चाहेंगे कि उनकी सीख से प्रेरणा लीजिए और मानसिक गुलामी से निकलने का यत्न करिए, क्या प्रयास करिए। एक जगह उन्होंने लिखा है कि हम भारतीय भाई बहन कितने अभिशप्त हैं कि हम आशा कुछ करते हैं और हमारा कर्तव्य जो है ठीक उस आशा के विपरीत होता है। हमारी आशाएं आसमान को छूती हैं, हमारी अपेक्षाएं आसमान को छूती हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य ठीक उसके विपरीत होता है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, हाउ कर्स्ड वी इंडियंस आर, वी डू समथिंग but expect the opposite. Our expectations are very very high, but we do the opposite. तो ये बहुत बड़ा जो खाई है कि हमारी अपेक्षाएं क्या हैं
हम चाहते क्या हैं, स्वयं अपने लिए और अपने भारतीय समाज के लिए और इस मुल्क के लिए, और हम कर क्या रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ी खाई है और इस खाई को पाटना होगा। यदि हम अपनी अपेक्षाओं के अनुसार सेवा चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, भारतीय नागरिक की प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो इन सभी काले अंग्रेजों को नस्ल में नाबूद करना होगा और इनसे आज़ादी पानी होगी। और ये जो ताकतें हैं, जो है हम सभी को वही जाति, संप्रदाय या समुदाय, भाषा और प्रांत में बांट करके छिन्न भिन्न करके, यानी हम उस अवाम को कमज़ोर से कमज़ोर करना चाहती हैं, जो कि अवाम वैसे भी और भारत के संविधान के अनुसार भी सबसे ताकतवर और संप्रभु सावरन पावर है, संप्रभु शक्ति है। तो इस साजिश को जरा समझिए। और भारतीय जनता दल इस विषय में बराबर वो ये समझा रहा है। ये टीवी जितनी भी परिचर्चाएं आप देखते होंगे, अखबारों में जो आप देखते होंगे, जितने राजनीतिक दल हैं वह सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए जो है आपस में विवाद करते हैं, झगड़ते हैं कि तुमने ठीक नहीं किया, बेरोजगारी है, महंगाई है इत्यादि। उस पर जो है आपस में एक दूसरे से वो विवाद करते हैं, झगड़ते हैं। उसकी सच्चाई के विषय में भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया हुआ है और आज इसमें विस्तार से बताएगा। तो इस संबंध में एक और जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक आह्वान दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसका तात्पर्य यही था कि आप सर्वप्रथम कुर्बानी और शहादत यानी त्याग बलिदान के लिए मानसिक रूप से तैयार होइए, उसके बाद ही आप आज़ादी पाने के हकदार बन सकते हैं। ये उसका मूल मंत्र था। भारतीय जनता दल उसी महापुरुष, महान देशभक्त हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस आह्वान से प्रेरणा लेकर के फिर से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, आदरणीय भारतीय अवाम को से आह्वान करता है कि आप मुझे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए, आप मुझे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए और भारतीय जनता दल और मैं आपको दूसरी और वास्तविक आज़ादी दूंगा। वो व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ तो निजी स्वार्थ होता है और वो व्यक्तिगत स्वार्थ जो है कई रूपों में इस देश के लिए घातक बन चुका है। चुनाव, इलेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसर होता है, एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारी सभी आदरणीय मतदाता गण भारतीय भाई बहनों की सीधे उसमें हिस्सेदारी होती है। और इसकी व्यवस्था हमारे जो महापुरुष और महान राष्ट्रभक्तों ने भारत का संविधान बना करके ये इस तरह की सुविधा, इस तरह की व्यवस्था जिसमें आपकी सीधे भागीदारी हो और आपके हाथों में उन्होंने मताधिकार का
राइट टू वोट फ्रेंचाइज का एक अमोघ अस्त्र दिया। तो इलेक्शन के समय जो है, जो आपकी सीधी भागीदारी होती है, उसका अवसर हमारे संविधान निर्माताओं ने आपको दिया। अब मानसिक गुलामी का कितना बुरा असर है कि हम जो है जातिवाद में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं। हम संप्रदायवाद और सांप्रदायिकता में ही अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं। हम भाषावाद में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं। हम भाषागत जो प्रांत बने हुए हैं या बनाए गए हैं, उसी प्रांतवाद में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं। इसी प्रकार क्षेत्रवाद में, समूहवाद में और इसी तरह के कई जहरवादों में हम अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं। जब तक आप इस तरह से स्वार्थ साधने की जो आदत है आप लोग नहीं छोड़ेंगे और इस प्रकार मानसिक गुलामी के दलदल से बाहर नहीं आएंगे, तो फिर दूसरी और वास्तविक आज़ादी कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। और इसमें सर्वप्रथम भारतीय आवाम ताकत दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र या आग्रह करना चाहेगा कि इस प्रयास में जो भारतीय आवाम ताकत दल आज 4 साल से ऊपर और 1000 वीडियो जो इसी YouTube के सोशल मीडिया के YouTube पर 1000 से ऊपर वीडियो भी जारी कर चुका है, इसमें सिर्फ जो है आप सभी को मानसिक गुलामी के दलदल से बाहर निकाल करके आपको दूसरी और वास्तविक आज़ादी के लिए यह प्रयास कर रहा है। इसलिए भारतीय आवाम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय आवाम से ये विशेष जो है वो आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बढ़ाइए। जो भी बढ़ाने के तरीके हैं, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और दूसरे जो है सोशल मीडिया के भी जो माध्यम है, चैनल हैं, फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और भी माध्यम उनमें उसके थ्रू बढ़ाइए और इसको जन जन तक पहुंचाइए। चूंकि ये दूसरी और वास्तविक आज़ादी की ये जंग है और इसमें सभी अपने आदरणीय 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों की भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है और बहुत उपयोगी है। इसको बढ़ाइए और इस संदर्भ में विशेष रूप से ये कहना आवश्यक है कि अभी भी जो YouTube पर जो देखने वालों की संख्या 2, 3 या 4 दिखती है, तो इस मुहिम को, यानी दूसरी आज़ादी की जो मुहिम है भारतीय आवाम ताकत दल की, इस मुहिम के जो विरोधी हैं उनको एक तर्क देने का एक आधार मिल जाता है, ये हथियार मिल जाता है कि इस तरह के विचारों को तो देखने वाले महज 2-3 हैं। तो इस बाधा को दूर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि YouTube पर सीधे इसकी जो व्यूवरशिप है उसको बढ़ाइए। और यह भी बड़ी शर्म की बात है कि जहाँ पर यानी जो विखंडनकारी ताकतों के जो और वीडियोज़ हैं इसी YouTube पर,
उनकी संख्या जो है हजारों में है, लाखों में है। और उसके सामने ये जो भारतीय आम ताकत दल का, जो कि सिर्फ इस देश में एकता के आधार पर, भारतीयता के आधार पर और इसी तरह से अपने भारतीय भाई बहनों को उनके मानसिक गुलामी के दलदल से बाहर निकाल करके इस मुल्क के लिए और उनके लिए दूसरी और वास्तविक आज़ादी के लिए जो प्रयास कर रहा है, और उस प्रयास के लिए जो ये वीडियो जारी कर रहा है, उसको देखने वाले महज 2-3 हैं। यह इस मुल्क के लिए और हम सभी के लिए एक शर्म की बात है। इसको अधिक से अधिक बढ़ाइए, देखिए, शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन की घंटी जो दबाना है ताकि वो सब्सक्राइब हो जाए, इन सब विधियों से इसको अधिक से अधिक जन तक पहुंचवाइए, तभी इसकी सार्थकता आएगी। तो अब इस संदर्भ में आगे भी बढ़ते हैं। अब तक 4 सालों में ये जो भारतीय आम ताकत दल का जो इस तरह से आग्रह है, जो पैगाम है, वो हमारे विशेषकर हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन, हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन में ज़्यादा तादाद में ये देखा जा रहा है। अभी भी अच्छा कुछ जो है सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, यादव और ओबीसी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, इस प्रकार और भी हैं। और जो शहरों में रहते हैं, शहरों में रहने वाले भारतीय भाई बहन, और बौद्धिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, अभी भी इस भारतीय आम ताकत दल के इस अभियान दूसरी आज़ादी, और दूसरी आज़ादी किसे, मानसिक गुलामी के दलदल से निकालने की दूसरी और वास्तविक आज़ादी के अभियान से अभी भी महरूम है, अभी भी वंचित है। इस संबंध में जो आज़ादी की जो जंग थी, लड़ाई थी, अंग्रेजों से के खिलाफ जो लड़ा गया था, उसकी कुछ विशेषताएं थी, और वो विशेषताएं दुखद थी। उसके संबंध में हमारे बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े संत स्वामी विवेकानंद की इस सीख को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जब भी इस मुल्क से संबंधित और मुल्क के हित में और आवाम के हित में कोई भी अभियान, कोई भी बात ये फैलाई जाती है, प्रसारित की जाती है, और उसमें समर्थन की मांग होती है, तो उसमें समर्थन करने वाले सबसे पहले जो है गरीब भारतीय भाई बहन, आम भारतीय भाई बहन सबसे पहले आते हैं। और उसमें जो संभ्रांत वर्ग है, जो अपने को अभिजात वर्ग मानता है, जो कुलीन वर्ग मानता है, जो अपने को इलाइट, हालांकि अंग्रेजी में कुछ लोग इसको एलिट कहते हैं, लेकिन भारतीय आम ताकत दल उनको इलाइट कहता है। तो संभ्रांत वर्ग जो है हमेशा से ऐसे विचारों से, और खास करके उस अंग्रेजों के खिलाफ जो आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, उसमें ये संभ्रांत वर्ग 2 प्रकार से, एक तो
हमारे सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, जो ये क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त और अमर शहीद थे, इन सबों ने दूरी बनाई। और वो जो कुनबा था गांधी नेहरू का, जो कि मुखौटा तो पहना था कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, और आज भी आज भी जो है पूरे देश में और 60-70 सालों तक जो है ये एक दम भरता रहा कि आज़ादी की लड़ाई जो है जो उसने लड़ी। और इन पार्टियों के आगे भी वही दम भरता है कि आज़ादी की लड़ाई उसने लड़ी। इसका विरोध बीजेपी और आरएसएस वाले करते भी नहीं हैं, लेकिन अब धीरे धीरे अब ये तथ्य जो है सामने भी आ रहा है, और भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन को बता भी रहा है कि इन कांग्रेसियों ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि ये सच्चे अर्थों में उन अंग्रेजों के मुखबिर थे, दलाल थे, चमचे थे, और इनको अंग्रेजों की ओर से भले वो जेल गए और बहुत कम जेल गए होंगे, दामादों जैसी सुविधा लेते रहे और कई उपाधियां भी लेते रहे। तो ये आज़ादी की लड़ाई जो है ये नहीं लड़े थे, ये सच्चे अर्थों में अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिर थे। तो ऐसे कुनबे के साथ ही जो है ये बौद्धिक वर्ग रहा, और हमारे सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्ला और खुदीराम बोस के साथ बौद्धिक वर्ग जो है माने कुछ अपवाद भले होंगे, कुछ अपवादों को छोड़कर वो उनके साथ नहीं आया। वो अभिशाप अभी भी भारतीय जनता दल को कहने में जरा भी वो नहीं है कि अभी भी वही तबका जो है, ये जो भारतीय जनता दल ये अभियान जो छड़े हुए है, अभी भी वो इस अभियान से महरूम नहीं है। वो जानता है, और एज ए मान ऑनलुकर या बाई स्टैंडर या फेंस सीटर, यानी तमाशबीन के रूप में अभी भी वो बना हुआ है। भारतीय जनता दल उसकी एक कमी को बता रहा है, कोई आलोचना नहीं कर रहा है, उनसे बस यही कह रहा है कि वो हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, जरा इस बात पर गौर करें कि यह देश उनका भी है, देश को बचाने का फर्ज उनका भी है, और ये उनको भी मालूम है ये जो ताकतें हैं जाति, भाषा, प्रांत, संप्रदाय, सांप्रदायिकता के आधार पर हमारे इस देश को तोड़ रही है, ये उनको भी मालूम है। लेकिन फिर भी वो सबसे अधिक यानी मानसिक गुलामी, और यहां तक बाबा साहब ने तो कहा था कि यानी जो है बौद्धिक बेईमानी की शिकार है। और बाबा साहब ने तो बल्कि स्वामी विवेकानंद से और आगे बढ़ करके बिल्कुल सच्चे अर्थों में कहा कि ये जो बौद्धिक वर्ग जो संभ्रांत वर्ग है और जो सामंतशाही वर्ग है, यह बौद्धिक वर्ग का बहुत बहुत घटिया स्तर का जो है यानी वो बौद्धिक बेईमानी का शिकार है। और कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि हमारे ब्यूरोक्रेसी में और हायर ब्यूरोक्रेसी, IAS, IPS और भी इस तरह से UPSC के जितने प्रोडक्ट हैं, PCS के भी हैं और कर्मचारियों का भी है। तो यदि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के यदि उनकी चेतावनी को याद करिए कि
ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मीडिया है, जो पत्रकारों का गिरोह है, और जो न्यायपालिका में लोग बैठे हुए हैं, ये सभी बौद्धिक वर्ग, ये सभी बौद्धिक बेईमानी के शिकार है। इसलिए जो है इस मुल्क को और अपनी अवाम को मानसिक गुलामी से निकालने का जो अभियान भारतीय अवाम ताकत दल चला रहा है, उसमें ये बाधा पड़ रही है, और ये पहले भी बाधक रहे हैं। इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल का अच्छा इस कारण जो है, ये जो वर्ग है, जो बौद्धिक वर्ग है, संभ्रांत वर्ग है, और कुछ जो है ये जो है ये हमारे देश का बहुत कीमती तबका है। इसके बाद बुद्धि भी बहुत है, और बहुत तेज बुद्धि होती है, बड़े शार्प माइंडेड वाले होते हैं, और यदि बौद्धिक बेईमानी के शिकार न हों तो इस देश के लिए बहुत बेशकीमती संपदा बन सकते हैं, बहुत बेशकीमती एसेट बन सकते हैं। लेकिन बौद्धिक बेईमानी का शिकार और व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत सुविधा भोगी, देखिए कुछ जो बात कही जा रही है, कुछ अपवाद हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बहुतायत है, जो मेजॉरिटी है, जो एबंडेंस है, उसके विषय में कहा जा रहा है। इसी कारण जो है ये हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है, पत्रकारों का जो है, जो शिक्षण संस्थाओं में जो लोग हैं, तो ये हमारे देश का बहुत बेशकीमती तबका है, एंड प्रीशियस ये सेक्शन है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही कीमती संपदा बन सकता है। लेकिन इन्हीं एक तो यानी बौद्धिक बेईमानी, व्यक्तिगत स्वार्थ और सुविधा भोग के कारण जो है इस मुल्क के लिए पहले भी अभिशाप रहा है और आज भी अभिशाप बना हुआ है। भारतीय जनता दल का इस तबके से बस यही निवेदन है कि आप हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, और अपनी काबिलियत का, अपनी प्रतिभा का, अपने शार्प माइंडेडनेस का इस मुल्क के लिए जो है, और अपनी जो व्यक्तिगत सुविधा के दायरे से बाहर आकर के मुल्क की सोचिए, और देशभक्ति और मुल्क की अहमियत को समझिए। तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो बस उन्होंने आह्वान देकर छोड़ दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारतीय जनता दल ये जो वर्ग मैंने अभी बताया है, ब्यूरोक्रेसी, ये आपका मीडिया, पत्रकारों का, न्यायपालिका में जो लोग बैठे हैं इत्यादि जो हैं, उनसे निवेदन करके उनकी उस आत्मा को जगाना चाहता है कि देश की अहमियत को समझिए। देश बचा रहेगा तभी आप न्यायपालिका में बैठे रहेंगे। देश बचा रहेगा तभी आप जो है वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे रहेंगे। देश बचा रहेगा तभी आपकी पत्रकारिता और मीडिया चलता रहेगा। ये जो ताकतें हैं देश को विखंडित करने पर, और विखंडन ही उनका एक हथियार है सत्ता को हथियाने का। भारतीय जनता दल अपने शहीद आजम भगत सिंह की प्रेरणा से इन ताकतों को जो कि काले अंग्रेज हैं, और जिन्होंने उन सफेद अंग्रेजों से शिक्षा दीक्षा ली है इस समाज को तोड़ने की, और उनसे अधिक खतरनाक बन गए हैं, उनसे निजात चाहिए इस मुल्क को, हम सभी को। तो इस अभियान में ये जो तबका मैंने अभी नाम गिनाया है,
सम्राट वर्गों का। इसके पहले भी मैंने कहा, आप बौद्धिक बेईमानी के दलदल से बाहर आइए, व्यक्तिगत स्वार्थ के दलदल से बाहर आइए और सुविधा भोग की आदत से बाहर आइए। इस देश की सोचिए, वो सोचने की क्षमता आप में है, लेकिन उसका उपयोग दूसरी ओर हो रहा है, उसका दुरुपयोग दूसरी ओर। तो ये इसीलिए, और ये दूसरा सहयोग होता तो ये वीडियो जो है, जो कि देश में सिर्फ बाकी और तो पार्टियां और जो है उनके स्वार्थी किस्म के पत्रकार मीडिया तो जो है कैसे सत्ता हथियाएं, इसी की चर्चा वो बराबर करते रहते हैं। और आप द रिकॉर्ड मतलब कि और उस परिचर्चा के अलावा जो भी बात करते हैं कि हम सत्ता कैसे आते हैं। भारतीय जनता दल बराबर अपने अवाम की चिंता की है, अपने देश की चिंता की है। और जहां तक सत्ता का सवाल है, ऐसी बात नहीं, सत्ता का सवाल है, वो सत्ता को एक उपकरण मानता है, जो कि बराबर कहता रहा है कि यदि अवाम का आशीर्वाद हुआ और यदि वो चाहती, अवाम ये चाहती है कि उसकी इच्छाओं के अनुरूप उसकी खिदमत हो, इस मुल्क की खिदमत हो, और वो मान प्रतिष्ठा, वो सम्मान प्रतिष्ठा भारतीय नागरिक की उसको मिले, तो बस इतना ही। तो भारतीय जनता दल बस यही कहता है कि इन सारे काले अंग्रेजों को, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उनको ईवीएम मशीन पर आपको शून्य करना होगा। यही दूसरी और वास्तविक आजादी का वो अभियान का मूल मंत्र है। और इस अभियान में एक विशेषता है कि पहले की तरह न तो जेल में जाना है, न तो झंडा पकड़ करके वो कोई झंडा पकड़ करके कोई रैली निकालनी है, कोई आंदोलन करना है, कोई धरने पर बैठना है, कोई किसी आमरण अनशन पर बैठना है, कोई तकलीफ नहीं करनी है। सिर्फ मन में कि हमको इन काले अंग्रेजों से निजात चाहिए, ईवीएम मशीन पर आप इनको शून्य करना है। लेकिन शून्य करने के लिए फिर वही मानसिक गुलामी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, व्यक्तिगत स्वार्थ आपको त्यागना पड़ेगा। व्यक्तिगत स्वार्थ किसका? जातिवाद में व्यक्तिगत स्वार्थ देखने की आदत, संप्रदायवाद में देखने की आदत, भाषावाद में व्यक्तिगत स्वार्थ देखने की आदत, प्रांतवाद में जो भाषागत प्रांत बनाए गए हैं, हालांकि इसको गद्दार नेहरू ने ही वो बनवाया था। तो भाषागत जो प्रांत बनाए गए हैं, तो उस प्रांतवाद में व्यक्तिगत स्वार्थ देखने की आदत। इसी प्रकार और भी जहरवाद हैं, समूहवाद, क्षेत्रवाद, इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ देखने की आदत है। इस आदत को छोड़ना पड़ेगा, मानसिक गुलामी के दलदल से आना पड़ेगा। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से राष्ट्रमंडल पूरा देश अपना है और पूरे देश के सभी लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। आप खुद भारतीय हैं और वो सब भारतीय भाई बहन हैं। इस दृष्टिकोण को जिसके लिए भारतीय जनता दल बराबर इसके लिए निवेदन कर रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता दल का विशेष आग्रह, जो कि अभी कर चुका है, कि इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, इसकी व्यूवरशिप को बढ़ाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी बजाने के इत्यादि जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका उपयोग करके इसको अधिक से अधिक हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन के यहाँ पहुँचना चाहिए। तभी दूसरी आज़ादी की जो जंग है, जो कि भारतीय जनता दल ने चलाया हुआ है, तभी जाकर के वो
वो सार्थकता के मंजिल पर पहुंच पाएगी। और हर एक की भागीदारी बहुत जरूरी है। तो इस संबंध में वो हमारे जो इतने विद्वान भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की वो चेतावनी कदापि न भूली। और उन्होंने कहा था कि हम भारतीय कितने अभिशप्त हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हम भारतीयों को वो चेताया है कि हम भारतीय कितने अभिशप्त हैं, कि हम करते कुछ हैं और हमारी आशाएं उसके विपरीत होती हैं। इसको गंभीरता से इसको गंभीरता से सोचिए। हमारी अपेक्षाएं और हमारी आशाएं आसमान को छूती हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य जो है वो खाई में। तो बहुत बड़ा ये अंतर है, इस अंतर को पाटना होगा। तो इसलिए भारतीय वाम ताकत दल कहता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए। व्यक्तिगत स्वार्थ का जो आदत है, क्या आदत है कि पहले हमारा भला हो। ये आदत है ना, पहले हमारा भला हो, तब इसके बाद हमारे पड़ोसी का या हमारे समाज का भला हो। इस आदत को त्यागना होगा। समाज की भलाई में, पड़ोसी की भलाई में, देश की भलाई में अपने भलाई को देखिए। ये आदत डालिए। ये आदत डालेंगे तभी वो राष्ट्रीय दृष्टिकोण जो है वो पनपेगा। और ये राष्ट्र बन गया, संविधान बन गया, लेकिन उस संविधान के आदर्शों की बराबर अवहेलना, बराबर उल्लंघन, बराबर अनादर हो रहा है। भारत के संविधान ने बताया हुआ है कि भाई अपने प्रस्तावना के जरिए कि हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। बराबर उल्लंघन हो रहा है कि नहीं, हम हिंदू हैं, हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम कुर्मी हैं, हम जो है राजभर हैं, हम मुसलमान हैं। इससे ये तत्व जो है न तो तत्वबाज आ रहे हैं, और भारतीय वाम ताकत और जो है अपनी जो आदरणीय भारतीय वाम भी जो है अभी भी जो है उस दलदल में फंसी हुई है। तो भारतीय वाम ताकत दल बराबर निवेदन कर रहा है कि आप जितने भी नकली, आर्टिफिशियल और सुपरफिशियल जो पहचान इन सबों ने बना रखी है कि हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं, हम पंडित हैं, हम तमिल हैं, हम तेलुगु हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, असमिया हैं, मराठी हैं, इसको हर हालत में आपको त्यागना होगा। तभी जाकर के भारतीयता का एहसास होते हुए भारतीय एकता आएगी। और भारतीय एकता को लाए बगैर जो है दूसरी और वास्तविक आजादी आ नहीं सकती। भारतीय वाम ताकत दल तो ये प्रयास कर रहा है, और जो ये ताकतें हैं, जो कौन ताकतें, जो काले अंग्रेज वाली, तो उस काले अंग्रेज में कौन है सबसे खतरनाक? कौन है? GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस। इसकी गद्दारी के विषय में और कितना इसके देशद्रोह यानी कितना देश की दुश्मन और किस कदर ये इस लुटेरी है, डकैत है। और हमारे जो संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको बंधक बना करके, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, संसद हो, और भी जो वैधानिक संस्थाएं हैं, CBI, CVC, इलेक्शन कमीशन तो खैर संवैधानिक संस्था है, वैधानिक नहीं है। तो इसको बंधक बना करके सारे सिस्टम को कब्जे में करना और इस देश को बेतहाशा लूटना, ये करतूत रही है। ये तो मैंने अंग्रेजों के जाने के बाद, और इसके पहले
आजादी की लड़ाई का जो ये सब दम भरते हैं, ये ये आजादी की लड़ाई जो है कांग्रेस ने नहीं लड़ी है, बल्कि वो शुद्ध रूप में इन सबों ने मुखबिरी की है, दलाली की है, चमचागिरी की है। और जब ये मले खुदा न खाते जेल में जाने की भी बात आई, तो दामादों जैसी सुविधाएं जो है अंग्रेजों से इनको मिली है। तो इस कदर है यह अभिशाप है इस देश के। इसके विषय में तमाम तथ्य जो है मैंने इसी YouTube के माध्यम से बताया भी गया है, आगे भी बताया जाएगा, अन्य माध्यमों से बताया जाएगा। और इसी के साथ जो काले अंग्रेजों की फितरत को भी बताना साथ साथ जरूरी है। भारतीय जनता दल की इस अभियान जो कि अभी फिलहाल YouTube के माध्यम से बता रहा है, तो उसको जो अपने को राष्ट्रवादी कहता है, राष्ट्रवादी होने का दम भरता है और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोर रहा है, सत्ता हथियारा, सत्ता पर जो काबिज है भारतीय जनता पार्टी के नेता, खास करके उसके जो मोदी महोदय हैं, भारतीय जनता दल की ये दूसरी आजादी की मुहिम को और पूरे देश को जो एक करने की, भारतीय एकता को एक करने की जो मुहिम है, जो प्रयास है, उसको मोदी महोदय जैसे लोग, उनका नैतिक बल नहीं है, नैतिक साहस नहीं है, सिर्फ ये कहते हैं क्योंकि कुछ लोग YouTube पर भड़का रहे हैं। हमको तो ये कहना है कि मोदी महोदय, यदि आप एक नागरिक से बड़ी हैसियत आपको नहीं है, मैं फिर से कह देना हूं कि मोदी महोदय प्रधानमंत्री पर जरूर आसीन है, लेकिन भारत के नागरिक से अधिक उनकी हैसियत नहीं है। संविधान के अनुसार वो इसी भारतीय नागरिक के नौकर है। तो इसलिए भारतीय जनता दल उनसे ये कहता है कि महोदय, इस तरह से कहने के पहले कि हम भड़का रहे हैं, आप एक बार सामना कर लीजिए। यदि आप में नैतिक साहस है और अपने सभी आपके जितने भी सिपह सालार हैं, जो भी नड्डा हैं और भी हिमांशु त्रिवेदी हैं, जो भी हैं, और एक बार इस पर चर्चा हो ही जाए कि मैं भड़का रहा हूं कि आप इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा यदि आप में नैतिक साहस है। तो जो इस तरह से आप बोल रहे हैं और जो है वो बुलवा रहे हैं। तो भारतीय जनता दल के इस अभियान को बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम भड़का रहे हैं। तो इसका तो यही उपाय अभी फिलहाल दिखता है कि मोदी महोदय, आप अपने जितने भी अच्छा, हो सकता है कि आपको तौहीन लगती हो कि ये कौन एसपी सिंह है, कौन जो है भारतीय जनता दल है। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि आपकी हैसियत, आपकी औकात भारतीय नागरिक से अधिक नहीं है। आप भारतीय नागरिक के नौकर हैं आप, लेकिन फिर भी बराबरी के आधार पर, चूंकि जिस तरह का भ्रम और आपके भारतीय जनता पार्टी वाले जो फैला रहे हैं, उसका उपाय फिलहाल यही दिखता है कि भारतीय जनता दल के पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है। मैं बिल्कुल साफ कह दे रहा हूं। तो एक परिचर्चा हो जाए और आपके जितने भी सिपह सालार हैं, जेपी नड्डा, सुधांशु त्रिवेदी, राकेश सिन्हा, जितने भी हैं, और भी और हमारी जो आदरणीय आवाम के सामने ये स्पष्ट हो जाए कि मैं भड़का रहा हूं या आप देश के साथ बहुत खतरनाक किस्म का देशद्रोह कर रहे हैं और गद्दारी कर रहे हैं। यह स्पष्ट हो जाएगा। तो यदि आप में नैतिक बल है तो, और ये भी विशेष रूप से बताना जरूरी है कि जितने इनके सिपह सालार YouTube पर बैठे हुए हैं, वो दो ही तरह की मानसिकता के साथ वो माने YouTube चला रहे हैं। ये जो GNPC, जिसके विषय में भारतीय जनता दल आज 4 साल बता रहे हैं कि इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप भी है, सबसे बड़ी गद्दार भी है, इस देश की लुटेरी भी है, सबसे बड़ी डकैत है।
उसको ये जो बीजेपी के सिपह सालार यूट्यूब पर बैठे हुए इस मानसिकता के साथ वो माने इस तरह से माने यूट्यूब माने इस तरह से वीडियो बनाते हैं या वो माने यूट्यूब या ये वीडियो प्रसारित करते हैं कि ये जेएनपीसी देश की गद्दार नहीं है, ये जेएनपीसी इस देश के दुश्मन नहीं है, जेएनपीसी इस देश की लुटेरी नहीं है। जरा समझिए, हमारे आदरणीय भाई समझें कि जितने यूट्यूब पर बैठे हुए हैं और उनका नाम भी हम वो बता दे रहे हैं, प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी और मनीष ठाकुर, मनीष कुमार, DK दुबे और मनीष शुक्ला इत्यादि कई हैं। एक कोई हरीश बर्नवाल भी आता है। भारतीय जनता दल जो बता रहा है, हमारी आवाम भी इसको अब धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है इससे कोई मतलब नहीं कि जेएनपीसी जो गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी है, कॉकस, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस है, जिसको कि हमारे लोग जो है, हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अभी भी गलती से या भूल से या भ्रम से अभी भी कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं। तो वो जो है इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप, सबसे बड़ी देश की दुश्मन, सबसे बड़ी देश की लुटेरी और हमारी सारी वो संस्थाओं को, चाहे वो संवैधानिक हो चाहे कानूनी हो, बंधक बनाया और हमारे देश को खंड खंड किया, हमारे लोगों को नारकी जीवन दिया, हर तरह से अभिशाप है। इसकी सच्चाई के विषय में तमाम जो है वो रखा। और हालांकि ये सब इस बात से ध्यान हटाने के लिए और इस बात से ध्यान हटा करके इस जेएनपीसी को बचाने के लिए ये सब तर्क देते रहते हैं बीजेपी वाले कि कांग्रेस तो मर गई है। हमारे भारतीय भाई बहन, इनके इस तर्क को जरा पहचानिए, कांग्रेस मरी नहीं है। कांग्रेस इस कांग्रेस के जेएनपीसी के कई रूप हैं। जब तक समाजवादी पार्टी है, जब तक राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी है, जब तक बहुजन समाज पार्टी है, जब तक टीएमसी है, जब तक एनसीपी है, जब तक शिवसेना है, कांग्रेस मरी नहीं है। इसके अलग अलग शाखाएं और अलग अलग रूप हैं। लेकिन बीजेपी क्या चाह रहा है कि कांग्रेस तो मर गई, सिर्फ इस कांग्रेस को बचाने के लिए। तो खैर, तो उसमें कांग्रेस जो है बहुत ही शातिर है। तो ये जो इनके यूट्यूबर हैं, यानी यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, वो इस मानसिकता के साथ नहीं वो माने यूट्यूब चला रहे हैं कि ये कांग्रेस जो है इस देश की गद्दार है, सबसे बड़ी गद्दार है, सबसे बड़ी जो है वो इस देश की लुटेरी भी है, डकैत है और सबसे बड़ी खतरनाक देशद्रोही है। इस तरह ना, इस तरह से नहीं, बल्कि वो ये मान करके चलते हैं कि वो बहुत बड़ी वो अभिजात वर्ग है, संभ्रांत वर्ग है, शासन करने का अधिकार उसी के पास है। और जो है नेहरू को हमेशा जो है कि भाई नेहरू जो है आए और आधुनिक भारत का वो निर्माण किए, इसी मानसिकता के साथ, यानी जो इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है, उसको अभिशाप के रूप में ये सारे जो है इनके बीजेपी के यूट्यूब वाले उसको अभिशाप के रूप में कदापि नहीं मानते। यही बीजेपी वालों का या बीजेपी के सिपह सालार युग पर बैठे हुए जो ये तत्व हैं, लोग हैं, इनकी सबसे बड़ी गद्दारी है इस देश के साथ। इसी जेएनपीसी को
ये देश का गद्दार नहीं मानते हैं। यूट्यूब पर बैठे हुए प्रदीप सिंह, और मैं नाम ले रहा हूं ताकि हमारी आवाम इनको पहचाने। हालांकि नाम लेना आवश्यक नहीं मानता है भारतीय जनता दल, लेकिन इन देश के गद्दारों को किस रूप में गद्दारी कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता दल ने पहले ही कर रखा है कि जो भूल हमारे जो है वो सुभाष चंद्र बोस से हुई और अमर शहीदों से हुई कि उन्होंने अपनी जान तो दी, लेकिन देश के गद्दारों का वो इंतजाम नहीं उन्होंने किया। तो जब तक देश के गद्दारों की पहचान करना भी जरूरी है, लोग इनको पहचाने कि देश के गद्दार हैं और कैसे क्या इनका इंतजाम किया जाए, क्या इनका इलाज किया जाए, वो आगे हो जाएगा। लेकिन पहले पहचान हो जाएंगी। तो जो ये यूट्यूब पर बैठे हुए हैं प्रदीप सिंह और हर्षवर्धन त्रिपाठी और DK दुबे और मनीष ठाकुर और मनीष कुमार और हरीश वो बंडवाल, ये इसी मानसिकता के साथ कि यह JNPC इस देश की गद्दार नहीं है, JNPC इस देश की लुटेरी नहीं है, यह सबसे बड़ी गद्दारी है इस मुल्क भारतवर्ष के खिलाफ। हमारे सभी भारतीय भाई बहन इसको सच्चे रूप में, इसलिए कि भारतीय जनता दल इस देश को एक करना चाहता है भारतीयता के आधार पर, और उसको इधर उधर घुमाने के लिए इस मुहिम को उस मुहिम को कमजोर करने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं सब। और साजिश क्यों कर रहे हैं ये भी जान लीजिए कि ये इनको देश की चिंता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ चिंता इसे है कि मोदी सत्ता में कैसे रहें, मोदी सत्ता में कैसे काबिज रहें, इसीलिए करते हैं। और थोड़ा सा मोदी महोदय बीजेपी के अलावा और भी जो है जो कुनबा है JNPC के, और JNPC के इर्द गिर्द जो है चिपकने वाला जो RJD का, जो JDU भी है साथ में TMC इत्यादि का, इनका भी खतरनाक करतूत चेहरा भी बताना बहुत जरूरी है। कल एक चर्चा देखी जा रही थी, तो किस पर, रिपब्लिक भारत पर, कि भाई मोदी बनाम बाकी सब, और जो है 2024 के चुनाव में रिपब्लिक भारत पर जो एंकर बैठा हुआ था उसका नाम था ऐश्वर्य कपूर। तो वह बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बनाने के लिए बस पूछ रहा था कि आपका नेता कौन है। मतलब कि इन सब में कि क्या केजरीवाल जो ममता बनर्जी को अपना नेता मानेंगी, क्या ममता बनर्जी केजरीवाल को अपना नेता मानेंगे, क्या ये उनको नीतीश कुमार को अपना नेता मानेंगे। तो ये बात उनको मालूम है कि वो एक दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। वो उसमें एक अनुराग भदौरिया है और वो बहुत बड़बड़ वो करता रहता है। हालांकि उसका वो एक इलाज का पात्र है, और किसी ने उसको जवाब नहीं दिया कि ये उस पार्टी का प्रवक्ता है जो कि तालिबान समर्थकों का जो है वो गिरोह का सरगना है। समाजवादी पार्टी के जब शफीकुर रहमान वर्क और TS हसन ने उस तालिबान जो तालिबान जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है आतंकवाद सबसे खतरनाक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। जब उसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो इस अखिलेश यादव ने, इस समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इसी शफीकुर रहमान और TS हसन से उस तालिबान का समर्थन करवाया। बीजेपी की ये गद्दारी देखिए, वो शफीकुर रहमान और TS हसन पर तो आक्रमण करती रही, और जिस अखिलेश यादव की शह पर इन सबों ने तालिबान का समर्थन किया, वो अखिलेश यादव को बचा रही।
यही हालत है। तो और फिर उसका शासन लोगों ने देखा होगा, समाजवादियों का। मैं साफ कह दे रहा हूं, जब भी उसका शासन आता है, मुलायम सिंह का शासन आता है, अखिलेश यादव का शासन आता है, हर एक एमएलए एक एक थाना पकड़ लेता है, और वो एमएलए और भी उसके वो घिनौने चरित्र हैं, और उसी थाने के जरिए अपने विरोधियों और अपने प्रतिद्वंदियों का पूरा वो हिसाब वो करवाते हैं, फंसाते हैं, परेशान करते हैं, इस टाइप से। ये उनके शासन का चरित्र है। और फिर किसी की जमीन पसंद आए, किसी का बंगला पसंद आए, किसी का प्लॉट पसंद आए, बस कब्जा कर लेंगे। ये उनका है, कोई उनके सामने बोलता नहीं है। ये सच्चाई जो है कोई भी पार्टी नहीं बोलती है, न तो कांग्रेस पार्टी बोलती है, न तो टीएमसी बोलती है, न तो आरजेडी बोलती है, न तो शिवसेना बोलती है, न तो एनसीपी बोलता है। लेकिन देश को जानना बहुत जरूरी है। और फर्जी किस्म की रजिस्ट्री, वो भी तहसील में नहीं, वो किसी जो माफिया समाजवादी का कोई गुंडे के घर में होती है, के घर में रजिस्ट्री हुआ करती थी। ऐसे लोग आकर बोलते हैं, कोई उनको जवाब देने वाला नहीं मिलता है। और ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम सांप्रदायिक नहीं हैं। किसी विशेष संप्रदाय पर तुम गोली चलवाओगे और कहोगे कि हम वो सांप्रदायिक नहीं है। हालांकि जिस दूसरे संप्रदाय पर वो उसका पक्ष लेने का और उसको बड़ा हितैषी होने का दम भरते हैं, वह भी झूठा है, वह भी झूठा है। इसलिए हमारे आदरणीय खास करके इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो इसके मोह माया जाल से बाहर निकले। ये आपके हितैषी हो नहीं सकते। एक उदाहरण, एक बिल्कुल जीता जागता उदाहरण मैं बता रहा हूं। लखीमपुर खीरी एक जिला है, उसका एक क्षेत्र है निघासन। आप आज भी जाकर पूछ लीजिए, निघासन क्षेत्र में 2 स्कूल जाने वाली लड़कियां जो हैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की, इन्हीं समाजवादी गुंडों के कारण जो है परेशान होकर के उन सबों ने आत्महत्या कर ली। एक सत्य वाली बात है। समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी से कई महिला जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के वो तंग आ चुकी है। इसकी भी शिकायतें आ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी से खुद अखिलेश यादव की जो पत्नी हैं, वो डिंपल यादव, वो भी एक आध बार शिकार होते बची। क्या बात करेंगे? लेकिन कोई भी पार्टी ये सामने से बोलती नहीं। और एक तो और उदाहरण मैंने पहले भी दिया था कि एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जौनपुर जिले में, और जौनपुर जिले की जौनपुर तहसील में जो सदर जो तहसील है, उसमें एक मोकलपुर करके एक क्षेत्र है, मोकलपुर। वो तो मैं घूमते घूमते गया था, तो वो बताया कि भाई ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो है वो भूमिहीन वो होता है, उसको मैंने ये उस भूमिहीन को ग्राम समाज की जमीन आवंटित हुई थी। जमीन आवंटित हो गई थी, मौके पर कब्जा नहीं मिला था। मौके पर कब्जा किए हुए थे समाजवादी पार्टी के गुंडे। समाजवादी पार्टी के गुंडे जो है उस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो कि भूमिहीन थे, जो है कब्जा नहीं करने दे रहे थे। वो अपना कब्जा उस पर वो जमाए हुए थे। वो बेचारे लड़ते लड़ते वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से आदेश भी लाए
आदेश आने के बाद भी वो आदेश जो है का पालन नहीं हो रहा था, सिर्फ समाजवादी पार्टी के गुंडों के कारण। जब मैं वहां गया तो मेरे साथ जो हमारे महामंत्री थे समरनाथ यादव से मैंने कहा कि वकील साहब इस केस को देखिए और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे आप मिलिए, और कोई मेरी जरूरत पड़ती है मैं किसी भी अधिकारी से, चाहे वो एसडीएम हो चाहे डीएम हो, यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी आप उत्तर प्रदेश हो, मैं बात करूंगा। तो समरनाथ यादव जो कि भारतीय अवाम ताकत दल के महामंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सर मैं इस केस को पहले भी देख चुका हूं, जब ये हाईकोर्ट का आदेश लाए हैं इसके बाद भी देख चुका हूं, और एक लेखपाल से लेकर डीएम तक वो कहते हैं कि आपका केस बिल्कुल जायज है और होगा भी। वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि बस इस शासन को बदलने दीजिए। तो समाजवादी पार्टी के गुंडों के आगे इस तरह से शासन जो है बिल्कुल घुटना टेके हुए था कि एक भूमिहीन को माने जमीन आवंटित होने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जो मौके पर उसको जमीन नहीं मिल पा रही थी, जिस पर वो समाजवादी पार्टी के गुंडे जो है वो कब्जा जमा के बैठे हुए थे, लेखपाल से लेकर डीएम तक जो हाथ जोड़कर ये कह रहे थे कि बस इस शासन को बदलने दीजिए। ऐसे यानी गुंडों की जो पार्टी है, माफिया की जो पार्टी है, अनुराग भदौरिया को कोई जवाब नहीं देता है और आकर के वो बोलता है। तो जिस प्रकार से जीएनपीसी इस देश की लुटेरी है, आकर के धारती है, बीजेपी वाले जो है उसके आगे भी की बिल्ली बनते हैं, उसी प्रकार जो है वही बीजेपी वाले इस तरह के समाजवादी पार्टी का जो चरित्र जो चेहरा जो उसकी करतूत है, उसके अनुराग भदौरिया जो कि बहुत बड़ करता है, उसको जवाब दे करके उसको आईना नहीं दिखाते हैं बीजेपी वाले। तो बीजेपी वाले क्या करते हैं, जब भी अखिलेश यादव की बात आएगी बस टोटी छोड़। तो बड़े शातिराना ढंग से ये बीजेपी वाले इस समाजवादी पार्टी या उसके प्रवक्ता जो है अनुराग भदौरिया को बचाते हैं, जीएनपीसी को बचाते हैं, टीएमसी को बचाते हैं, आरजेडी को बचाते हैं, जेडीयू की रक्षा करते हैं, एनसीपी की रक्षा करते हैं, सारे देश के दुश्मनों की रक्षा करते हैं बीजेपी वाले। यही गद्दारी है बीजेपी वालों की अपने मुल्क के खिलाफ। तो और ये चीज जो भारतीय अवाम ताकत दल ने और मैंने जो देखा है और जिसका मैंने अध्ययन किया है, और इस अध्ययन का जो भी नतीजा निकलता, जो नतीजे अध्ययन का जैसे नतीजे सब निकलते गए, हम अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों और हम अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम से हमेशा जो है साझा करते गए। मेरे मन में था कि भाई हो सकता है कि मेरा अध्ययन मैंने कभी सत्य न हो, कुछ असत्य भी हो सकता है, लेकिन बिहार के कोई पत्रकार हैं, वो बीजेपी समर्थक हैं और उन्होंने अपने किसी व्यक्तिगत चैट में यानी वार्ता में चैट में उन्होंने ये कबूल किया कि हाँ, ये बीजेपी की एक उसकी कोर पॉलिसी है कि इन देश की खतरनाक, देश के दुश्मन, देश की गद्दार पार्टियों को उनको पाल करके, उनको बचा करके, उनकी रक्षा करके और उन्हीं को दिखा करके वोट लेना और सत्ता पर काबिज होना, सत्ता पर परमानेंटली जो है काबिज रहना, ये इसने पॉलिसी बना रखी है बीजेपी ने। वो यूट्यूब वाले सर ने बड़ी चतुराई से
बीजेपी की इस पॉलिसी को पकड़ा है। ये वो पत्रकार जो कि बीजेपी समर्थक थे बिहार के, उन्होंने इस बात को कबूला है कि हाँ ये जरूर है कि बीजेपी जो है इन देश के दुश्मन जो है, जो ताकतें हैं, जो किसके रूप में, जेएनपीसी के रूप में, वामपंथियों के रूप में, और जो और भी जो चुटभैये हैं, समाजवादी पार्टी के रूप में, बहुजन समाज पार्टी के रूप में, टीएमसी के रूप में, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के रूप में, और उनके जो नेता हैं, जैसे जेएनपीसी का नेता ये राहुल, सोनिया, प्रियंका, और कम्युनिस्टों के नेता वो सीताराम येचुरी, डी राजा इत्यादि, प्रकाश कारत, और समाजवादी पार्टी के नेता जो है अखिलेश मुलायम, बहुजन समाज पार्टी की मायावती, टीएमसी की जो है वो ममता बनर्जी, और एनसीपी का वो शरद पवार, शिवसेना का जो है वो उद्धव ठाकरे, और इसी प्रकार टीडीपी का जो है वो चंद्रबाबू नायडू, वाईएसआरसी का जो है वो जगन मोहन रेड्डी, डीएमके का वो एमके स्टालिन। तो इन सबको जो है बीजेपी इनकी रक्षा करती है, इनको बचा के रखती है, इनको वहीं तक जो है उनको सीमित करना चाहती है कि बस थोड़ा सा सत्ता से हट जाए, सत्ता पे बढ़ जाए, लेकिन इनको पाल के रखना है और इनको दिखा करके ही वोट लेना है। ये इस तरह की स्वीकारोक्ति जो है वो बीजेपी समर्थित पत्रकार बिहार का उन्होंने कहा। तो मैंने भी ये इस बात को समझा कि भारतीय जनता दल ने जो इतने बड़े अभिशाप कि बीजेपी अपने को कहती है कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवादी हैं, ये सब झूठा है। बल्कि कपटपूर्ण ढंग से, छलपूर्ण ढंग से, एक विश्वासघाती तरीके से इन देश के दुश्मनों को पाल रही है, उनके पापों को भी ढक रही है। तो अब जरा बताइए कि जो सत्ता के लिए इन देश के दुश्मनों को पाले, सिर्फ सत्ता के लिए, वो कहता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, और वो कहता है कि मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, मेरे लिए देश पहले है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय आम देखे कि इनके लिए देश पहले है या नेशन फर्स्ट है कि कुर्सी फर्स्ट है, कुर्सी पहले है। ऐसे धोखेबाज विश्वासघाती लोग जो है कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, और क्या कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। तो हमारी आवाम का साथ कैसे होगा मोदी जी के साथ? हमारी आवाम का विश्वास कैसे होगा मोदी जी के ऊपर? वो तो मोदी जी का साथ तो ये देने वाले हैं सब, जेएनपीसी कांग्रेस दे रही है, वामपंथी इनका साथ दे रहे हैं, इनका साथ जो है वो जेडीयू दे रही है, भले इनसे अलग, लेकिन अंदर खाने में साथ है। आरजेडी इनका साथ दे रही है, इसीलिए तो पाले जा रहे हैं। टीएमसी साथ दे रही है। तो मोदी जी को इनका साथ मिल रहा है, देश के दुश्मनों का साथ मिल रहा है, और उन्हीं का इनके ऊपर विश्वास भी है। इसलिए तो कभी कभी कहते हैं, इसीलिए मोदी जी बराबर कहते रहते हैं कि जब तक मोदी है अब मजे लीजिए, देश के खिलाफ गद्दारी करते रहिए, देश के खिलाफ दुश्मनी करते रहिए, देश और समाज को बांटते रहिए। ये तो कहते हैं मोदी जी, जब तक मोदी है तब तक। तो ये मोदी जी का, बीजेपी वालों का देश के यानी भारत के खिलाफ जो देशद्रोह है, हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह जानना चाहिए। और वही देशद्रोह इनके सिपा सालार यूट्यूबर के द्वारा है कि जेएनपीसी को गद्दार नहीं मानते हैं,
और यहाँ तक मैंने कई बार कहा कि भाई ये राहुल गांधी बहुत बड़ा खतरनाक किस्म का गद्दार है। तो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो गद्दार हो ही नहीं सकता। अरे भाई जिसको बोलने की तमीज नहीं है, जिसको वो 52 वर्ष का बच्चा है और उसको सहूर नहीं है, उसका दिमाग नहीं चलता है, और वो अधिक से अधिक पप्पू है। वह बीजेपी वालों का यह कहना है कि अधिक से अधिक पप्पू है, वह इस देश का गद्दार हो सकता ही नहीं है। इसी मानसिकता के साथ ये जो यूट्यूबर हैं प्रदीप सिंह, डीके दुबे, हर्षवर्धन त्रिपाठी, तो समझ लीजिए कि ये भी कितने खतरनाक किस्म के हमारे मुल्क भारतवर्ष के गद्दार हैं। और जहां तक हमारी आवाम के ये महंगाई और भ्रष्टाचार के विषय में तो मैंने बताया कि मोदी महोदय, आप इस चीज को माने न माने, आपको मानना पड़ेगा कि देश में भ्रष्टाचार हमारी आवाम को बिल्कुल ग्रस रहा है, उसको ग्रस रहा है, उसको निगल रहा है। भ्रष्टाचार अब और महंगा हो गया है। जहां पर उसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को 100 रुपये देने पड़ते थे, आज उसको उसी काम के लिए उसको 500 रुपये देने पड़ते हैं, भ्रष्टाचार का शिकार होकर के। आज जो है जिस काम के लिए उसको जो है वो 1000 रुपये देने पड़ते थे, आज उसका स्थान पर 5000। तो भ्रष्टाचार महंगा कर दिया मोदी महोदय। तो आप क्या बोलेंगे लाल किले से कि भ्रष्टाचार दूर करने में अब जो है, और बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी हैं, जिसे सोनिया राहुल के इन समूहों ने लूटकर विदेशी बैंकों में 200 लाख करोड़ के आसपास उनकी राशि है। आप जो है सिर्फ 2000 करोड़ पर जनता के दिमाग को उलझा करके उनके उस पाप को ढक रहे हैं। तो आपकी गद्दारी तो जो हमारी भारतीय आवाम को देखेगी ना। अब ये एपिसोड ये लंबा होने पाए, लेकिन आगे आने वाले में ये बताया जाएगा कि जिस महंगाई की बात करते हैं, इन देश के लुटेरों का यदि काला धन ला करके इसे डीजल सब्सिडी पर डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाए, महंगाई अपने आप नीचे आ जाएगी और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसे निजात पा जाएंगे। लेकिन वो लूटा हुआ धन सबका लाना पड़ेगा, अखिलेश का भी लाना पड़ेगा। वो लूटा हुआ धन जो अखिलेश का भी लाना पड़ेगा, ममता बनर्जी का लाना पड़ेगा, तेजस्वी यादव का लाना पड़ेगा, लालू प्रसाद का लाना पड़ेगा, और जो है जो मुलायम सिंह का लाना पड़ेगा, उद्धव का लाना पड़ेगा, और जो है जो शरद पवार है, और जो है कमलनाथ है, चिदम्बरम है, सबके लूटे हुए धन को लाना पड़ेगा। इसलिए ये सब नहीं बोलते इस पर, बस महंगाई महंगाई महंगाई। तो ये देश की कितनी खतरनाक दुश्मन है। काला अंग्रेज तो मैंने बताया था, उससे भी अधिक खतरनाक है। लेकिन ये सब स्थिति हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, वो आपके कारण है। आपकी विवेकशीलता और पहचाने की जो क्षमता है कि ये देश के दुश्मन की और इसमें जो विफलता हो रही है कि आप इन खतरनाक दुश्मनों को पहचानने में जो नाकाम हो रहे हैं, जो अक्षम हो रहे हैं, उसी का परिणाम है। आप जो भारतीयता के आधार पर एक होइए और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आप देखिए, भारतीय दृष्टिकोण से देखिए, तब आपको पता चलेगा, अंदाज होगा कि ये देश के कितने खतरनाक दुश्मन हैं। तो इसलिए भारतीय जनता दल के उस निवेदन को पहचानिए कि भारतीयता का भाव लाइए, राष्ट्रभक्ति का भाव लाइए, सब चीजें आपको बिल्कुल साफ नजर आएंगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।